आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। 25 अक्टूबर 2017 बुधवार का दिन था। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में मेहरा फैमिली रहती थी। इनकी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग थे, पंकज मेहरा, प्रिया मेहरा और उनका एक 1.5 साल का बच्चा। सुबह 4 बजे बंगला साहिब गुरुद्वारा से होते हुए ये लोग अपनी घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही दिल्ली हैदरपुर स्टेशन पड़ता है जो तिहाड़ जेल के सामने है। मेट्रो स्टेशन के पास से ये लोग यू टर्न मारकर इनको जाना था और यू टर्न जैसे ही इन लोगों ने मारा, यू टर्न मारने के टाइम पे गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। एक बाइक पर 2 लोग आए जिन लोगों ने इनकी कार को ओवरटेक करके इनकी कार के आगे अपनी बाइक रुकाई और रुकाकर जो पीछे बैठा था शख्स, लंबा चौड़ा जैसा था, वो बड़े गुस्से में पंकज की तरफ चल के आने लगा और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। उसने आने के साथ में वो पिस्टल का जो पीछे का हिस्सा था उसको पंकज की तरफ वाली कांच पर जोर से दे मारा, जिसकी वजह से कांच टूट गई और पंकज की कनपट्टी पे पिस्टल रख के फायर करने गया। वैसे ही पंकज ने उसका विरोध किया, उसकी पिस्टल को पकड़ा और पंकज की और उसकी झड़प होने लगी, छीना झपटी होने लगी। इतने में प्रिया, क्योंकि ये लोग सुबह के 4 बजे थे और बहुत देर से लोग निकले थे घर से, प्रिया गाड़ी में बैठे बैठे सो गई थी अपने बच्चे को गोद में लेकर। प्रिया की भी नींद होशियार हो गई, प्रिया भी चिल्लाने लगी और बच्चा भी रोने लगा। इतने में उस शख्स ने एक बार ट्रिगर दबाया, एक गोली चली जो प्रिया के गले पे लगी और फिर से एक और ट्रिगर दबाया और एक और गोली चली जो प्रिया के आंखों के ऊपर लगी। 2 गोली प्रिया को लगी और तीसरी मर्तबा जब उसने ट्रिगर दबाया तो पिस्टल लॉक हो गया। तो उसने गुस्से में हाथ से पंकज को इतना मारा कि पंकज का मुंह नाक सब फूट गया। पंकज ने गाड़ी स्टार्ट किया और भागकर वहां से सरोज हॉस्पिटल पहुंचा। पहुंचने के साथ उसने प्रिया के घर वालों को और खुद के घर वालों को फोन किया। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को बुलाया, उसके घर वाले आ गए और क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते हैं। पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में डॉक्टर ने जब प्रिया को चेक किया तब मृत्यु घोषित कर दिया। उस समय बताया जाता है कि प्रिया के घर वालों ने भी बहुत झगड़ा किया, बहुत हंगामा हुआ हॉस्पिटल में कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से प्रिया की जान गई, क्योंकि प्रिया जब हॉस्पिटल में आई थी तब प्रिया जिंदा थी, ऐसा उनके घर वालों का कहना था। अब पुलिस ने प्रिया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यहां पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को पता चला कि पंकज का पहाड़गंज इलाके में एक रेस्टोरेंट एंड बार है। उससे पहले वो एक कैफे चलाता था। वो कैफे बंद होने के बाद में उसने ये बार एंड रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था और ये बार एंड रेस्टोरेंट जो इसने चालू किया था ये प्रिया ही का आइडिया था कि ये चालू करो। इन लोगों की शादी को 8 साल हो गए थे और प्रिया और पंकज एक कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। इन लोगों ने लव मैरिज किया था। पुलिस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करती गई, पुलिस को एक एक नई बात सामने आती गई पुलिस के। फिर पुलिस को यह भी पता चला कि पंकज पूरी रात बाहर रहता था और पंकज का दूसरी औरतों के साथ में भी बहुत सारे चक्कर थे। पंकज की इससे पहले भी एक आयशा नाम की औरत से शादी हो चुकी थी जिससे अभी वो डिवोर्स ले चुका था। पंकज के बारे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। पता चला कि इसने जब बार एंड रेस्टोरेंट लिया उसका फाइनेंस प्रिया के घर वालों ने किया था और उसमें वो भी नहीं चल रहा था। वो नहीं चलने की वजह से प्रिया ने एक उसको आइडिया दिया कि वहां पर लाइव म्यूजिक चालू करो, लाइव ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक। उसने प्रिया के कहने पे लाइव ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक चालू किया जिसमें एक लड़की थी जिसकी उम्र 22 साल थी, वो सिंगर थी। उसके आने से थोड़ा सा कुछ चेंजेस आया था उन लोगों के बिजनेस में, मगर एक और चेंजेस आ गया प्रिया की जिंदगी में कि पंकज का अफेयर उससे हो गया और वो अफेयर इतना जोरदार हुआ कि ये अफेयर का चर्चा होने लगा। प्रिया को पता चला। इससे पहले प्रिया के डिलीवरी हुई थी प्रिया को और डिलीवरी के समय उसके 2 बच्चे, ट्विंस बच्चे थे, वो ऑफ हो गए थे। प्रिया ने
पंकज को उन बच्चों का वास्ता दिया कि तुमको उन बच्चों का वास्ता है, ये औरत से तुम नाता तोड़ दो और इस औरत को होटल से निकाल दो, या तो फिर तुम होटल ही बंद कर दो। इस बात को लेकर पंकज का और प्रिया का एक मुद्दत से झगड़ा चल रहा था, मगर ये लोग इस तरह रहते थे साथ में कि लोगों को पता ना चले कि इन लोगों का आपस में क्या है। और इसी तरह इन लोगों की जिंदगी कट रही थी। पंकज को पूछा गया पुलिस ने जब कि तुमको किसी पे शक है क्या, पंकज ने अपना शक बताया। पंकज ने 3 लोगों से जो वहां नहीं रहते थे, दिल्ली में नहीं रहते थे, उन लोगों से इसने कुछ पैसे ब्याज पे लिए थे और वो तीनों लोग पंकज को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अब वो जो गाड़ी जो आई थी, बाइक, जिन लोगों ने इस पर अटैक किया और प्रिया को गोली लगी, ये लोग भी वहीं के लग रहे थे, ऐसा पंकज का कहना था। वो जो 3 फाइनेंसर्स थे, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा वाकया हो गया है और पंकज उनका नाम ले रहा है, वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस ने तुरंत एक टीम बना के उनको पकड़ने के लिए रवाना किया, मगर क्योंकि वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, वो लोग पुलिस के हाथ में नहीं आए। प्रिया का शक पंकज पे गहरा होता गया। पंकज की कॉल डिटेल्स निकाली पुलिस ने और पुलिस का जैसे कि शक बहुत ज्यादा इस पर होने लग गया, पंकज पर। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में पता चला कि वो जो 22 साल की सिंगर थी, उससे इसकी चैट चलते थे व्हाट्सएप पर, और इसके बहुत सारे फोटोज थे और भी कुछ लड़कियों के साथ में इसकी बातचीत होती थी, ऐसा पुलिस का कहना था। रुक जाओ। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आ रहा था, तो पुलिस ने पंकज को फोन किया 25 अक्टूबर को और पंकज से कहा कि पुलिस ये जो क्राइम हुआ है उसको रिक्रिएट करना चाहती है, यानी बहुत ज्यादा डीपली पुलिस देखना चाहती है कि ये क्राइम कैसे हुआ, कितने बज के कितने मिनट पर पंकज अपनी फैमिली के साथ वहां से निकला और कितने बज के कितने मिनट पर वो ये यू टर्न पे पहुंचा, कितने बजे वो बाइक सवार आए और इसको कितने बजे इसकी बीवी को गोली लगी। ये सारी चीज देखने के लिए पुलिस ने क्राइम को रिक्रिएट करने का सोचा और पंकज को दूसरे दिन बुलाया। पंकज 26 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां से क्राइम ब्रांच की टीम इसके साथ में हो गई और इन लोगों ने जितने बज के जितने मिनट पर पंकज वहां से निकला था और जितने बज के जितने मिनट पर वो जहां जहां जो रास्ते से गुजरा था, वो रास्ते पर पुलिस ने उसके साथ में गाड़ी में गई और पुलिस ने उसी को बोली कि तू ही गाड़ी चला। वो सारे रास्तों से गुजरते गुजरते पंकज वही यू टर्न पर आया। पुलिस ने वहां पर वापस बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की कि शायद कोई दुकान खुली हो, शायद कोई इंसान वहां पर मिल जाए जो चश्मदीद गवाह हो, जो आई विटनेस हो, पर पुलिस को वहां पर ऐसा एक भी शख्स नहीं मिला। पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वहां पर वो जो टीम को भेजा था, वो 3 इन्वेस्टर्स के पास में, वो लोग भी अंडरग्राउंड हो गए थे। अब पुलिस वापस गई पुलिस स्टेशन, मगर एक ऑफिसर थे, ऑफिसर को क्या मालूम क्या दिमाग में आया, उन्होंने वो वापस से स्पॉट में, हालांकि कई बार पुलिस स्पॉट पे आई, स्पॉट पे पुलिस ने चेक करी, सब करी, मगर वो ऑफिसर को कुछ दिमाग में आई बात, वो फिर से आए वहां पर और उसने आकर फिर से एक बार वहां पर आसपास चेक किया तो उसको बहुत दूर एक कैमरा नजर आया, सीसीटीवी कैमरा। ये ऑफिसर वो वहां पर गया और वो दुकान वाले से वो कैमरा का फुटेज लिया, उस समय का फुटेज उसने चेक किया और उसने आकर क्राइम ब्रांच में सबको बताया और पुलिस ने पंकज को बुलाई। पुलिस ने पंकज को बुला के पंकज से सख्ती से पूछताछ करने लगी, मगर पंकज ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम किसने मारा, वो एकदम इनोसेंट बनने लगा। पुलिस ने उसको फुटेज बताई, वो फुटेज में ऐसा था कि पंकज सुबह 4:20 पर वहां से यू टर्न लिया पंकज ने और आधी गाड़ी आ रही थी कैमरा में, आगे का हिस्सा नहीं आ रहा था, पीछे का खाली हिस्सा आ रहा था गाड़ी का, मगर
अगर तुमको किसी ने फॉलो करके पीछे से आया, जैसे कि तुमने बताया, उस हिसाब से कोई तो इंसान पीछे से बाइक से आना चाहिए तुम्हारे पीछे और आके ओवरटेक करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा में कोई पीछे से आता हुआ नजर नहीं आया, इसका मतलब ये मर्डर तुमने किया है। पंकज के पास कोई रास्ता नहीं था, पंकज ने उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया मर्डर को, और पंकज ने कहा कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, रोज़ के झगड़े हो रहे थे मेरी वाइफ के, और मैंने कुछ लोगों से उधारी लिया था, 3 लोगों से। वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे, मगर पुलिस ने भी ये सोचा कि अगर कोई इंसान किसी को पैसा देता है तो वो उसकी जान कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसको एक उम्मीद रहती है कि वो आज नहीं कल पैसा देगा, मगर वो मर जाएगा तो पैसा डूब गया। इसलिए उन लोगों ने नहीं मारा, ऐसा पुलिस को पहले से ही डाउट था थोड़ा सा, पर फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनको ढूंढ रही थी। पंकज ने बताया कि इसमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं है। पंकज ने खुद अपनी बीवी को गोली मारा और ये सारी स्टोरी बनाया, क्योंकि पंकज, और जो बार में लड़की थी 22 साल की, पंकज उससे शादी करना चाहता था, उसका अफेयर उससे बहुत ज़्यादा चल रहा था, और पंकज किसी भी हालत में उससे शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद में वो अभी उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में वो वेपन का पूछा पुलिस ने, तो उसने कहा कि मैंने चलते चलते वो वेपन को फेंक दिया था रास्ते में। पूरे रास्ते की पुलिस ने तलाशी ली, मगर वो वेपन पुलिस को कहीं भी नहीं मिला। तो वेपन नहीं मिलने की वजह से केस में थोड़ा सा खैर फ़र्क तो आता ही है, मगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने खड़ा किया, और कोर्ट ने उसको जेल कस्टडी दिया। ये मामला 2017 का है, तो अभी पता नहीं क्या हुआ होगा उसमें। तो ये थी आज की कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि पंकज के पास और भी काफ़ी सारे रास्ते थे। ये नहीं करके पंकज को ऐसा करना चाहिए था कि एक डाइवर्स कर लेता। क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा होटल का जो पैसा प्रिया ने दिया है वो उसको देना पड़ता, और क्या होता। पंकज ने बताया कि मुझे प्रिया को मारने से उसको क्या फ़ायदा था, पुलिस ने पूछा, तो उसने बताया कि एक तो ये फ़ायदा था कि प्रिया के घर वालों ने जो उसको होटल बनाने में फाइनेंस किया था, एक तो वो उसको देना नहीं पड़ेगा, प्लस वो जो 3 फाइनेंसर्स थे, वो 3 फाइनेंसर्स के पास पुलिस जाएगी, उनको पुलिस का हरेसमेंट होगा, तो वो लोग भी इसका पीछा छोड़ देंगे। मतलब एक तीर से 2 निशान, 3 निशाने, ऐसा करके उसने अपना दिमाग चलाकर ये सारा षड्यंत्र रचा, मगर आखिरकार वो पुलिस से बच नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि पंकज को ये करने की जगह कोई और रास्ता इख्तियार करता, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी औरत को डाइवोर्स दे देता। क्या होता, पैसा देना पड़ता, थोड़ा थोड़ा करके देता। ज़िंदगी है, तरक्की अगर मालिक ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो एक पल में तरक्की हो जाती है। उसको ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए था, उसको मेहनत करके आगे पैसा कमा कर वो जो जिनसे उसने फाइनेंसर से पैसा लिया था उन्हें भी चुकाना चाहिए था, और प्रिया के घर वालों को भी चुकाना चाहिए था। क्राइम किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि क्राइम करने के बाद इंसान को जो सज़ा मिलती है, वो सज़ा में इंसान की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।